हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा, बीपीटी फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई. This is our second video on action potential. In this video, we are going to discuss about all or none principle, saltatory conduction and myelination of nerve fiber. Let's start from the all or none law. It states that once an action potential is elicited in any nerve fiber, it will travel throughout the length of the nerve fiber. मतलब अगर किसी भी नर्व फाइबर में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है तो वो एक्शन पोटेंशियल पूरी नर्व फाइबर की लेंथ में ट्रेवल करेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन पोटेंशियल एक पॉइंट पर जनरेट हो गया और वो आगे ट्रेवल ना करे. अगर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वो एक्शन पोटेंशियल पूरी लेंथ पर, मतलब नर्व फाइबर की जितनी लेंथ है वहाँ तक ट्रेवल करेगा. और ये एक्शन पोटेंशियल एंटायर लेंथ में ट्रेवल करे, इसके लिए रेशियो ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन 1. और अगर ये रेशियो 1 से कम होता है तो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल नहीं करता एंटायर लेंथ में नर्व फाइबर की में, और इस रेशियो को बोला जाता है सेफ्टी फैक्टर. अब एक और कंसेप्ट समझते हैं. अगर हम किसी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, अगर किसी नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है तो उसमें एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है और वो एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर ट्रेवल करता है. एक जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ और वो एक्शन पोटेंशियल एंटायर लेंथ में ट्रेवल करेगा. लेकिन ये जो ट्रेवल करने की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है. अब इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल लेके समझते हैं. अगर हम किसी एक मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब ऐसी नर्व जो किसी मसल्स को सप्लाई कर रही है उसको स्टिमुलेट किया जाता है. ऐसी नर्व जो किसी मसल्स को सप्लाई कर रही है अगर हम उसको स्टिमुलेट करें तब नॉर्मल कंडीशन में हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नर्व को स्टिमुलेट किया है, नर्व स्टिमुलेट हुई है, नर्व से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, एक्शन पोटेंशियल लेंथ में ट्रैवल किया है. ये जो ट्रैवल करने की जो डायरेक्शन है वो मसल्स की तरफ होनी चाहिए क्योंकि एक मोटर न्यूरॉन है. अब अगर हम किसी एक सेंसरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं तो उसकी कंडक्शन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड होनी चाहिए. अब अगर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं हम तो नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द मसल्स होनी चाहिए. तो इस नॉर्मल कंडक्शन को हम बोलते हैं ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन. ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन. अगर नर्व फाइबर में कंडक्शन हो रहा है इम्पल्स का इन नॉर्मल डायरेक्शन तो उसको बोला जाता है ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन. अब अगर ये कंडक्शन किसी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, मतलब किसी मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया जाता है और जो कंडक्शन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड अगर हो जाती है तो उसको बोला जाता है एंटीड्रोमिक कंडक्शन. मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्शन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द नर्व फिजियोलॉजी. स्पेशली फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब हम किसी भी मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं मसल स्टिमुलेटर से, तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंडक्शन होता है आपके मसल्स की तरफ, लेकिन कंडक्शन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी कंडक्शन होता है और एक साइनेप्स तक कंडक्शन पहुँच भी जाता है. तो जो कंडक्शन हमारा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ हुआ है उसको बोला जाता है एंटीड्रोमिक, और अगर कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ मसल्स की तरफ हुआ है तो उसको बोला जाता है ऑर्थोड्रोमिक. नाउ कम टू द माइलिनेशन ऑफ द नर्व फाइबर. मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर माइलिनेटेड. मतलब हमारी जो न्यूरॉन्स होती है, नर्व फाइबर जो होते हैं, एक्सॉन्स जो होते हैं, उनके ऊपर एक माइलिन शीथ की कवरिंग होती है. ये माइलिन शीथ की कवरिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट से होती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल से होती है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन स्वान सेल से होगा और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो जितने भी नर्व फाइबर हैं उनका माइलिनेशन जो होता है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से होता है. नर्व फाइबर में माइलिनेशन वेरी करती है, मतलब किसी में माइलिनेशन ज़्यादा हो सकती है और किसी नर्व फाइबर में माइलिनेशन बहुत कम हो सकती है या किसी में होती भी नहीं है. तो ये वेरी करती है माइलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द नर्व फाइबर. कुछ नर्व फाइबर ऐसे होते हैं जिनमें माइलिनेशन हाईली माइलिनेटेड होते हैं नर्व फाइबर, और कुछ नर्व फाइबर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम माइलिनेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर माइलिनेशन होता ही नहीं है. 1944 में दो साइंटिस्ट थे, लैंगर एंड गैसर. उन्होंने माइलिनेशन को लेकर एक क्लासिफिकेशन दी थी कि कैसे नर्व फाइबर में माइलिनेशन वेरी करता है. कुछ नर्व फाइबर ऐसे होते हैं जिनमें माइलिनेशन बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कुछ नर्व फाइबर ऐसे होंगे जिनमें माइलिनेशन बहुत कम होगा. तो उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, मतलब A, B, C. उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई थी और A कैटेगरी को उन्होंने फर्दर A अल्फा, A बीटा, A गामा एंड A डेल्टा में डिवाइड किया था.
तो जो ए अल्फा वाले जो नर्व फाइबर थे वो हाईली माइलिनेटेड थे। ऐसे नर्व फाइबर जीटीओ को सप्लाई करते हैं, मसल स्पिंडल को सप्लाई करते हैं। और कुछ नर्व फाइबर ऐसे होते हैं जिनमें माइलिनेशन नहीं होता, जैसे कुछ पेन के फाइबर होते हैं, पेन फाइबर होते हैं जो सी फाइबर होते हैं। सी फाइबर माइलिनेशन नहीं होते, माइलिनेटेड नहीं होते। और इसी क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है माइलिनेशन ऑफ द नर्व फाइबर। जो हाईली माइलिनेटेड नर्व फाइबर होंगे उनमें कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जो नॉन माइलिनेटेड होंगे या फिर कम माइलिनेटेड होंगे उनमें कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी। अब ये वेलोसिटी डिपेंड क्यों करती है माइलिनेशन के ऊपर, अब हम ये जानेंगे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टिमुलस दिया जाता है तो वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर। अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए आयंस का एक्सचेंज होना ज़रूरी होता है कि कुछ आयंस सेल से बाहर जाएंगे और कुछ आयंस सेल के अंदर आएंगे। लेकिन जो माइलिनेशन होता है, जो स्वान सेल होती हैं, उसकी वजह से जो माइलिनेशन होता है वो एक लिपिड होता है। लिपिड जो होता है वो स्फिंगोमाइलिन होता है, और ये स्फिंगोमाइलिन बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। मतलब इसके थ्रू आयंस का एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना आयंस बाहर जाएंगे ना आयंस अंदर आएंगे सेल के। जब आयंस ना तो अंदर जाएंगे ना बाहर आएंगे तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा जहाँ पर माइलिनेशन होगा। लेकिन नर्व फाइबर में माइलिनेशन कंटिन्यूअस नहीं होता, माइलिनेशन ब्रेक हो रहा होता है कुछ डिस्टेंस के बाद। इस ब्रेक को बोला जाता है नोड ऑफ रेनिवियर, जो आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर माइलिनेशन प्रेजेंट नहीं होता। अब माइलिनेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट नहीं है, बाकी एरिया में माइलिनेशन प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, हमने स्टिमुलस दिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जनरेट हुआ। अब उसके बाद माइलिनेशन वाला एरिया आ गया। माइलिनेशन वाला जब एरिया आया तो आयंस का एक्सचेंज बाहर नहीं जाएंगे ना अंदर आएंगे आयंस, तो क्या होगा, आयंस ट्रेवल करेंगे एक्सॉन्स में आगे तक, और जहाँ पर अगले नोड ऑफ रेनिवियर पर जाकर फिर एक्शन पोटेंशियल फिर से जनरेट होगा। फिर क्या होगा, आयंस फिर ट्रेवल करेंगे एक्सॉन्स में, एक्सोप्लाज्म में आगे, अगला जो नोड ऑफ रेनिवियर आएगा वहाँ पर फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो हमको देखने में ऐसा लगता है कि एक्शन पोटेंशियल सिर्फ जनरेट हो रहा है नोड ऑफ रेनिवियर पर, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जनरेट हुआ, फिर दोबारा दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर आगे जनरेट हुआ। तो जो हमको दिखाई देता है एक्शन पोटेंशियल को लेकर, वो ऐसा लगता है कि एक्शन पोटेंशियल जंप कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जंप करता हुआ जाता है, और इसी जंपिंग मूवमेंट को बोलते हैं हम साल्टेटरी कंडक्शन। अब ये साल्टेटरी कंडक्शन वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज करता है, आप इसको एक एग्जांपल लेके ऐसे समझिए। सपोज करिए कोई एक इंसान है, वो बहुत छोटे छोटे कदमों से चलता है, ठीक है, और कोई एक इंसान है जो कि बहुत लंबे लंबे कदम रखता है। तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, जो लंबे लंबे दूर दूर कदम रखेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से जैसे इम्पल्स का ट्रेवल करती है इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो एक जगह जनरेट हुआ, फिर आगे जनरेट हुआ, फिर आगे जनरेट हुआ, मतलब कुछ ही पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो नोड ऑफ रेनिवियर होते हैं जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो एक लार्ज स्टेप लिया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल, फिर आगे जनरेट हुआ, तो जिसकी वजह से जो नर्व फाइबर की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। अब नर्व फाइबर की स्पीड इंक्रीज हो रही है माइलिनेशन की वजह से, लेकिन माइलिनेशन का एक और फायदा क्या होता है, माइलिनेशन का एक और फायदा ये होता है कि माइलिनेशन की वजह से जो हमारे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो वर्क नहीं करते, वो वर्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ नोड ऑफ रेनिवियर पर। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ एरिया होंगे जहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होंगे या फिर वर्क कर रहे होंगे। अब सोडियम पोटेशियम पंप को वर्क करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कोई भी अगर नर्व फाइबर जितना माइलिनेटेड होगा वो नर्व फाइबर कम एनर्जी यूज़ करेगा कंडक्शन के लिए, इसलिए माइलिनेशन और नर्व फाइबर एनर्जी इफिशिएंट भी होता है। नर्व फाइबर की जो वेलोसिटी होती है वो माइलिनेशन के अलावा डायमीटर पे भी डिपेंड करती है कि नर्व फाइबर का डायमीटर कितना ज़्यादा है। जितना नर्व फाइबर का डायमीटर होगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर नर्व फाइबर का डायमीटर बहुत कम है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होगी। अभी तक हमने इस वीडियो में देखा पॉल और नन लॉ, माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर एंड साल्टेटरी कंडक्शन। अब इसके बाद मैं कुछ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो माइलिनेशन होता है नर्व फाइबर का वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता है ओलिगोडेंड्रोसाइट से होगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल से होगा।
लेकिन इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि स्वान सेल का जो माइलिनेशन होता है वो एक एक्सोन है, एक सेल उसके माइलिनेशन कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया पे, दूसरी सेल एक पर्टिकुलर एरिया पे माइलिनेशन कर रही है एक ही एक्सोन्स में। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करती हैं, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट कई सारे एक्सोन को माइलिनेशन दे रही होती है। मतलब एक ही ओलिगोडेंड्रोसाइट बहुत सारे एक्सोन्स को माइलिनेशन कर रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई डिसीज होती है जो डीमाइलिनेशन कराती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर डीमाइलिनेशन होगा, अगर एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी डैमेज होगी तो वो कई सारे एक्सोन्स को डैमेज कर देगी। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, अगर डीमाइलिनेशन डिसीज होती है कोई भी, तो उसकी वजह से इतना डैमेज नहीं होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन डिसीज जो है वो गुलियन-बारे सिंड्रोम, गुलियन-बारे सिंड्रोम में क्या होता है, असेंडिंग पैरालिसिस होती है, माइलिनेशन खत्म होने लगता है नर्व फाइबर का। जब माइलिनेशन खत्म होने लगेगा तो क्या होगा, मसल्स जो है वीक हो जाएंगी, कंडक्शन उतना नहीं हो पाएगा, मसल वीक होंगी, वॉलंटरी कंडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। और असेंडिंग पैरालिसिस होती है, मतलब जो पैरालिसिस स्टार्ट होती है वो लोअर लिम्ब से स्टार्ट होती है और थोरैक्स तक आती है, फिर डायफ्राम तक जब पहुंचती है तो कंडीशन सीवियर हो जाती है क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है।